तो बच्चे करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। हम ना लास्ट टाइम हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात की थी, मैं रिवाइज करूंगा और रिवाइज करने के बाद हम स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, फ़ौरन ही स्टार्ट कर लेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का क्या था बच्चे? इसने क्या कहा था कि हर एक बॉडी इस यूनिवर्स में रेस्ट में रहती है। किस में रहती है बच्चे? या मोशन में रहती है, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्सेस लगाकर उनकी स्टेट को चेंज नहीं करते हो। ठीक है, समझ में आया बच्चे? मैंने क्या बोला? हर एक बॉडी इस यूनिवर्स में किस में है बच्चे? रेस्ट में है। कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्सेस लगाकर आप उस बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं कर देते। मतलब रेस्ट में है तो जब तक उसको उठाओगे नहीं तो वो खुद ब खुद उठने वाली नहीं है बच्चे। अगर मोशन में है तो जब तक उसको रोकेगी नहीं तो वो रुकेगी नहीं। तो बच्चे काम कौन करता है? ये एक्सटर्नल फोर्सेस ऐसा काम करती हैं। ये है बच्चे न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्या है बच्चे? ये न्यूटन का। इसमें हमने 3 पार्ट की बात की थी बच्चे। कितने पार्ट कंसिस्ट करता है? 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट में बच्चे क्या बोला था हमने? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, क्या है बच्चे, तो हम फोर्स लगाकर उस बॉडी को किस में बच्चे ला सकते हैं? मोशन में ला सकते हैं। एग्जाम्पल की बात की थी ना बच्चे, जैसे एक बुक है, लाइंग ऑन द चेयर है या लाइंग ऑन द टेबल है, तो हम एक्सटर्नल फोर्सेज लगाएंगे उसको मूव करवाने के लिए, उसको पिक करने के लिए, तो एक्सटर्नल फोर्सेज का यूज होगा। सेकंड पार्ट बच्चे क्या है इसका? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट है बच्चे एक, अगर कोई बॉडी मोशन में है बच्चे, किस में है, तो हम फोर्स लगाएंगे तो वो बॉडी रुकेगी, वरना ऐसे रुकने वाली नहीं है। ठीक है, लिखो बच्चे इसके बारे में। सेकंड पार्ट न्यूटन का क्या कहता है? देखो बच्चे, न्यूटन सेकंड लॉ बच्चे क्या सेकंड पार्ट क्या है? अ बॉडी कोई भी बॉडी बच्चे अगर मोशन में है, किस में है? अ बॉडी इन मोशन, a body in motion continues in motion, एक बॉडी बच्चे अगर किस में है? मोशन में है, तो बच्चे वो हमेशा किस में रहेगी? मोशन में रहेगी। मोशन में कब तक बच्चे मोशन में रहेगी? जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हम उसको रोक नहीं देते। देखो बच्चे, यहाँ समझने की एक ज़रूरत यह है कि आप सोचोगे सर हमने तो उसको कभी रोका नहीं, अपने बाल थ्रो किए, बाल खुद ब खुद रुक जाता है। तो हम तो नहीं रोक रहे हैं, कहाँ से फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर? हम कहाँ से उसको रोक रहे हैं बच्चे? देखो ऐसा हम ये सपोज कर रहे हैं कि इस यूनिवर्स में अगर फ्रिक्शनल फोर्स खत्म हो जाए, क्या हो जाए बच्चे? फ्रिक्शनल फोर्सेस क्या हो जाए अगर, यानी वो फोर्स, वो एक्सटर्नल फोर्स जो मोशन वाली बॉडी को स्टॉप करती है। फ्रिक्शन बच्चे ऐसी फोर्स को कहते हैं जो हमेशा मोशन के अपोजिट काम करती हैं। क्या करती हैं? अगर वो फोर्स खत्म हो जाए, आपने एक बाल को रोल किया तो वो कंटिन्यूसली रोल करता रहेगा। क्या करता रहेगा बच्चे? कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा? अब आगे जाके हाथ रोको भाई, रुक जा, अब तब जाके वो क्या करेगी? रुक जाएगी। लेकिन हम देखते हैं डेली लाइफ के अंदर ऐसा तो हमें देखने को मिलता नहीं है, वो तो चीज़ें खुद ब खुद रुक जाती हैं बच्चे। क्या न्यूटन का लॉ फेल हो गया? फेल नहीं है बच्चे, फेल न्यूटन का लॉ फेल नहीं है। एक्चुअल में वो एक एक्सटर्नल फोर्स ही है जो हमें दिखती नहीं है, वो एक एक्सटर्नल फोर्स है जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन बॉडी को तो रोक रही है। मैंने लास्ट में बच्चे आपको एग्जाम्पल दी थी, आप बर्फ़ के ऊपर गाड़ी चलाओ, किसके ऊपर चलाना स्टार्ट करो, तो आप ब्रेक लगाओगे तभी नहीं गाड़ी रुकेगी, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन नहीं है। वहाँ फ्रिक्शन, एक बार फिसलोगे तो फिसलते ही जाओगे। फिर ऐसा होता है ना बच्चे, चिकन में से फिसल जाते हो, कहीं पानी वो पड़ा हो, वहाँ से फिसलना बच्चे ज़्यादा खतरा हो जाता है। स्लिप करते हैं ना टाइलों में, खासकर टाइल में फ्रिक्शन बड़ी कम होती है। आप उसके ऊपर पानी डाल के खुद के ऊपर खड़े जाओ, फिसल जाओगे एक बार। ऐसा होता है कि नहीं होता? क्योंकि वहाँ हम बच्चे, वहाँ एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ का सेकंड पार्ट, कि एक जो बॉडी है वो कंटिन्यूसली बच्चे किस में रहेगी? कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर आप उसको रोक नहीं देते, यानी उसके मोशन को चेंज नहीं कर देते। यहाँ तक लिखा बच्चे? आगे लिखो फिर इसके बाद। देखो, दिस पार्ट सीम्स टू बी कंट्रेरी टू एवरीडे एक्सपीरियंस। दिस पार्ट सीम्स टू बी कंट्रेरी, यानी क्या बच्चे? कंट्राडिक्ट है। क्या है? कंट्रेरी है किसके साथ बच्चे? टू एवरीडे एक्सपीरियंस, हमारे हर रोज के जो एक्सपीरियंस होते हैं उसके मुताबिक ये गलत है, कंट्राडिक्ट करता है बच्चे। टू एवरीडे एक्सपीरियंस, टू एवरीडे एक्सपीरियंस, जो बच्चे हमारे एक्सपीरियंस हैं डेली लाइफ के, उनके साथ ये कंट्राडिक्ट है बच्चे। ये क्या है? लिखो, आ रोलिंग बॉल A rolling ball comes to rest
comes to rest on a rough ground, on a rough ground, on a rough ground because of force of friction। बच्चे किसकी वजह से? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो रुक रहा है, बिकॉज ऑफ अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और बच्चे यहां से क्या सीखा? चलती हुई बॉडी को किसने रोका? फोर्स ने। किसने रोका बच्चे? फोर्स ने रोका। तो ये तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। अगर मोशन को चेंज करना चाहते हो तो फोर्स लगाओ, रेस्ट को चेंज करना चाहते हो तो बच्चे क्या लगाओ? फोर्स लगाओ। लिखो दिस इंप्लाइज दैट, दिस इंप्लाइज दैट this implies that external force change the state of motion, state of change of motion। चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मोशन की स्टेट को बच्चे क्या करेगी? ये चेंज कर देगा। ठीक है भाई, दो पार्ट समझ में आ गए बच्चे? दो पार्ट क्या थे? फर्स्ट पार्ट था रेस्ट में है तो मोशन में लेकर जाने के लिए फोर्स लगाइए, मोशन में है तो रेस्ट में जाने के लिए बच्चे क्या लगाइए? फोर्स लगाइए। थर्ड पार्ट बच्चे लिखो इसका। थर्ड पार्ट क्या है? एक बॉडी है बच्चे, अगर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, किस में कर रही है? स्ट्रेट मूव कर रही है। अब खुद ब खुद तो नहीं घूमेगी, खुद ब खुद नहीं घूमना है बच्चे, उसको घुमाने के लिए हमें फोर्स चाहिए। क्या चाहिए बच्चे? लेफ्ट और राइट जाने के लिए बच्चे फोर्स की जरूरत पड़ती है। थर्ड पार्ट ये कहता है कोई भी बॉडी अगर एक स्ट्रेट पाथ में यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, वो खुद ब खुद इटसेल्फ ना तो लेफ्ट में जाती है ना बच्चे राइट में जाती है, यानी खुद ब खुद अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है, हमें ही फोर्स लगाकर उसकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है। इन सिंपल टर्म एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है उसके डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ में आया आपको? लिखो इसके बारे में भी। लिखो बच्चे, व्हेन अ बॉडी मूविंग, व्हेन अ बॉडी मूविंग, व्हेन अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन, लिखा बच्चे मूविंग, लिखा गया यूनिफॉर्म स्पीड, आगे लिखा लूँगा इन अ स्ट्रेट लाइन, सॉरी इन अ स्ट्रेट लाइन कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, कैन नॉट चेंज, कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। अच्छा इसकी एग्जाम्पल लिखते हैं, बड़ी खूबसूरत से एक एग्जाम्पल है इसकी, वो लिखते हैं हम। लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखो इसकी आप। कंसीडर द मोशन, कंसीडर द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। अब बच्चे अर्थ को अराउंड द सन भी लिख सकते हो, हम मून की एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसे सन की भी ले सकते हो आप, ठीक है ना? तो ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। हम बच्चे क्या कंसीडर कर रहे हैं कि अर्थ के अराउंड कौन घूम रहा है? भाई कौन घूम रहा है? मून घूम रहा है। मून घूमता है बच्चे कि नहीं घूमता अर्थ के अराउंड? मान लो बच्चे ये है ऑर्बिट, और यहाँ पर बच्चे क्या है? हमारी अर्थ क्या है? और यहाँ से बच्चे कौन घूम रहा है? चंदा मामा। कौन घूम रहे हैं बच्चे? और यहाँ पर बच्चे क्या? अर्थ। अब देखा जाए तो ये अर्थ जो है बच्चे यहाँ से जानी चाहिए ऐसे थी, ये सारी मून यहाँ से ऐसे जाना चाहिए था। क्या जाना चाहिए था बच्चे? यहाँ से ऐसे। बट ऐसे ना जाने के बजाय यहाँ से ऐसे घूम जाता है नीचे की तरफ। क्या करता है? नीचे की तरफ घूम रहा है। अगर यहाँ पर बच्चे हम सपोज करें तो यहाँ से ऐसे जाना चाहिए था ये। अब टेंजेंट ड्रा करो बच्चे, जहाँ पर मून है ना, आप अगर किसी करो पाथ में कोई चीज़ घूम रही है तो अगर आप उसकी डायरेक्शन, ओरिजिनल डायरेक्शन मालूम करना चाहते हो, आप उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करो। क्या करो बच्चे कि इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन जाने वाली कौन सी थी, बट ये जा रहा है किधर? तो बच्चे अगर यहाँ पर है, यहाँ से ओरिजिनल था ये ऐसे चला जाता, बट ये यहाँ से ऐसे जा रहा है। ये ऐसे क्यों जा रहा है? ये ऐसा जा रहा है फोर्स के कारण। किसके कारण बच्चे? ये फोर्स है जो बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए मजबूर कर रही है। क्या कर रही है बच्चे? कि आपने घूमना ही घूमना है। वो कौन है बच्चे? वो है मून और अर्थ के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन है बच्चे? मून और अर्थ के बीच की कौन सी फोर्स है बच्चे?
हमें पता है न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन यही कहते हैं कि फोर्स जो बचे होती है ये बिटवीन टू बॉडीज में फिक्स रहती है। ग्रेविटेशनल फोर्स से बचे क्या होती है, इनका मैग्नीट्यूड फिक्स रहता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। क्या होती है बच्चे, अगर देखो इसके बीच में मून और अर्थ के बीच में एक फोर्स फिक्स है बच्चे, क्या है, फिक्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या है बच्चे। अब आर भी तो फिक्स ही होगा, इनका आर फिक्स है तो बच्चे ये फिक्स है, आर बदलेगा तो फोर्स बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी, अगर मून यहां से बाहर गया तो आर बदलेगा, अर्थ चाहती है ये आर ना बदले, उसको वापस अंदर खींच लेती है। क्या करती है बच्चे, वापस मून को कहाँ खींच दिया है, अंदर खींच लेती है। अगर मून यहां से अंदर की तरफ आता है तो अर्थ कहती है भाई मेरी तरफ नहीं आना, अपनी जगह पर हुई है, आर चेंज नहीं करना है, आर चेंज, क्योंकि आर चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगी। तो मून मजबूरी बच्चे क्या करता है, फिर कहता है भाई ठीक है मैं इधर ही घूमूंगा, ना तेरी तरफ आता ना तेरे से दूर जाता, इस आर को फिक्स बना के वो घूमता रहता है बच्चे। क्या करता रहता है, इस आर को क्या बना लेता है, फिक्स बना लेता है। इस आर के फिक्स होने के कारण ये किस में बच्चे घूमना स्टार्ट करता है, सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर, किसके, सर्कुलर मोशन। वैसे तो बच्चे एलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं, बट हम ना अपनी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए बच्चे कैसा ऑर्बिट सपोज कर लेते हैं, सर्कुलर है, ठीक है। ग्रेविटेशन यूनिट में हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में ऑर्बिट जो होते हैं एलिप्स होते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं बच्चे, क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बच्चे समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से मून जो है ना तो अर्थ से दूर होता है ना अर्थ के पास होता है, वो अपने ऑर्बिट में फिक्स है बच्चे। क्या है भाई, ऑर्बिट बच्चे ये तो नहीं है कि अर्थ का कोई रास्ता बना हुआ है भाई इसी रास्ते के ऊपर चलना है तूने, कोई रास्ता तो नहीं बना हुआ। जैसे हम एक रोड के ऊपर चल के जाते हैं ना तो हमें पता हमने रोड के ऊपर ही चलना है, ऐसे कोई अर्थ के लिए या मून के लिए रास्ता नहीं बना हुआ। जैसे हवाई जहाज़ उड़ते हैं ना, कोई रोड तो नहीं बनी हुई जिस स्पेस में, स्काई के अंदर, जिसके ऊपर हवाई जहाज़ चल के जाते हैं, वो एक पाथ को फॉलो करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं बच्चे, इमेजिनरी पाथ होता है। क्या होता है ये, कि हमें इसके ऊपर चल के जाना है। ऐसे ही अर्थ भी सन के अराउंड घूम रही है अपनी फोर्स को कांस्टेंट बनाकर। अगर ना अर्थ दूर होती है ना वो अर्थ पास है, जिसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस काम कर रही होती है, ना उसको अंदर जाने देती ना उसको बाहर, अपने ऑर्बिट के ओर फिक्स बना के रखती हैं उनको, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चे मैंने क्या कहा, अगर हम सपोज करते हैं कि बॉडी जो है, मून जो है अर्थ के अराउंड घूम रहा है, क्या कर रहा है बच्चे, तो मून की डायरेक्शन चेंज होगी कंटिन्यूसली। हर बार सर्कल में आने बच्चे से घूमना ना, क्योंकि ओरिजिन डायरेक्शन तो जाने की ये थी, तो इसको अंदर की तरफ कौन लाया, फोर्स लाई। यहाँ से इधर जाना चाहता था, इधर कौन लाया, फोर्स। डायरेक्शन चेंज की ना, स्ट्रेट पाथ में जाना चाहता है लेकिन घूम रहा है, तो घूमने वाली फोर्स सबसे घुमाने वाली कौन है, तो उस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ तक लिखा कंसिडर पॉइंट लिख लिया था बच्चे। देखो द डायरेक्शन ऑफ मून कंटिन्यूसली चेंज। बच्चे जो डायरेक्शन ऑफ मून की वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज। देखो द फोर्स, नेक्स्ट पॉइंट करके, द फोर्स needed to change the direction is provided by the, वो फोर्स कहाँ से आई जो बच्चे हमें चाहिए डायरेक्शन को चेंज करवाने के लिए, तो फोर्स बच्चे कहाँ से आएगी, इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एंड मून। हो गया यहाँ तक, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एंड मून। ये था बच्चा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्या था, अब ना हम फोर्स को डिफाइन करेंगे फ्रॉम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। तो लिखो डिफाइन फोर्स, हेडिंग दो ना, नया टॉपिक है बच्चे, ठीक है ना। डिफाइन फोर्स फ्रॉम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बच्चे ये जो है फर्स्ट लॉ, ये फोर्स को डिफाइन, मैंने बच्चे पहले बताया था, तीनों के तीनों लॉ किसको डिफाइन करते हैं, फोर्स को। फर्स्ट लॉ भी, सेकंड लॉ भी, थर्ड लॉ भी। अभी फर्स्ट लॉ जो फोर्स को डिफाइन करेगा इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ये कौन सी डेफिनेशन है, बाद वाले बच्चे कौन सी होगी, क्वांटिटेटिव। कौन सी बच्चे, और जो थर्ड लॉ मोशन है वो नेचर बताता है फोर्स का नेचर कैसा। और बच्चे सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन अ नेचर, वो थर्ड लॉ बताएगा क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, ठीक है बच्चे। तो फर्स्ट बच्चे इस लॉ से हमने क्या डिफाइन करना है, फोर्स। तो बच्चे पहले सुन लो फोर्स क्या है। हर वो चीज़
हमने बच्चे पढ़ा ना, हमने बार बार एक एक्सटर्नल एजेंसी एजेंट की बात कर रहे हैं बार बार, क्योंकि हमें एक एक्सटर्नल चीज़ चाहिए जो रेस्ट को चेंज करेगी, मोशन में लेकर आएगी। हम बच्चे को ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो मोशन से रेस्ट में लेकर आएगी। हम कोई ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करे। उसी एक्स्ट्रा चीज़ को बच्चे हम फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये फोर्स ही है, ये फोर्स ही होती है जो बॉडी की स्टेट को चेंज करने में हमें हेल्प करती है, और कोई नहीं कर सकता। और ये फोर्स ही बच्चे ऐसा काम करती है। तो फोर्स क्या है? एक ऐसी चीज़ जो बच्चे क्या करती है? स्टेट ऑफ चेंज करती है, यानी स्टेट को चेंज कर देती है। क्या करती है बच्चे? एनीथिंग विच चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी इज नोन एज फोर्स। वो बच्चे क्या है हमारे पास? तो फोर्स की नई डेफिनेशन आ गई कि फोर्स इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल। दिस ओके, बट फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चे? फोर्स क्या है? कोई भी एक ऐसा एजेंट, कोई भी एक एक्सटर्नल एजेंट जो बच्चे क्या हेल्प करता है? जो चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उससे हम क्या कहते हैं? ये फोर्स है हमारे पास। ठीक है, लिखो बच्चे पहले हम इसकी डेफिनेशन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से लिखते हैं, फिर बच्चे आगे काम। देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ according to Newton first law of motion, a body at rest a body at rest or in a uniform motion will remain there, यानी उसी कंडीशन में रहेंगे। ठीक है बच्चे, रेस्ट में, या will remain there unless an external agent acted upon it, okay, unless an external agent acted upon it। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ में आ गया? तो बच्चे यहां से क्या शो होता है? दिस shows that force is an external agent। बच्चे ये क्या है कि एक्सटर्नल एजेंट है हमारे पास। एक्सटर्नल बच्चे एजेंट समझते ना, एजेंट क्या होते हैं? जैसे जेंट नहीं बोलते, जेंट, उसे एजेंट है। ठीक है, जेंट होता है ना बच्चे, हम बोलते हैं ना ये जेंट होते हैं, वो एक्चुअल में जेंट नहीं, वो एजेंट होता है। एक्चुअल में पूरा वर्ड बच्चे क्या है? एजेंट। क्या होता है बच्चे? एजेंट कोई भी बच्चे ऐसा बोल सकते हो जो हमें हेल्प करता है, किसी किस्म की, किसी भी काम में हेल्प करे, उससे बच्चे क्या बोलते हैं? ये एजेंट है। क्या है ये? तो बच्चे हमने फोर्स को क्या नाम दिया? ये क्या है? एक्सटर्नल, विच, जो बच्चे क्या करता है? विच चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसको बच्चे हमने क्या नाम दिया? वो क्या है? फोर्स है हमारे पास। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया आपको? अच्छा बच्चे, यहाँ पर एक दिक्कत और है। मान लो एक मड़ियल सा बच्चे इंसान हम लाते हैं जिसको बच्चे चलने का भी वो नहीं है, ताकत नहीं है उसको चलने की, तो मैं कहता हूँ इस बोर्ड को उठाओ यहाँ से, तो उठा सकेगा? अब बच्चे उठा सकेगा वो? क्या उसने फोर्स नहीं लगाई होगी? लगाई या नहीं लगाई? फोर्स उसने लगाई, बट उसे उठा नहीं, वो बहुत अलग है बच्चे। तो याद ये रखना है यहाँ से एक्स्ट्रा थिंग बच्चे क्या है, ये ज़रूरी नहीं होता हर बार के फोर्स लगाने से बॉडी मूव करे ही करे, उसकी स्टेट चेंज हो ही हो। हम सिर्फ इतना बच्चे जानते हैं कि फोर्स में ऐसी टेंडेंसी होती है, एक ऐसी ताकत होती है जो क्या वजह हेल्प करती है? बॉडी की स्टेट को चेंज करने में हेल्प करती है। तो बच्चे और दूसरी डेफिनेशन क्या आ गई? आर। और आर बच्चे क्या है? फोर्स के अंदर बच्चे क्या है? एक टेंडेंसी है। क्या है बच्चे? इसमें एक किस्म की टेंडेंसी है हमारे पास जो बच्चे क्या करती है? स्टेट को चेंज करने में हेल्प करती है। तो बच्चे हम क्या लिखेंगे? फोर्स हैव अ टेंडेंसी, फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, यहां तक बच्चे क्लियर हो गया आपको अच्छे से? तो कि हमने क्या पढ़ा बच्चे अभी तक? ठीक है।